नमस्कार। लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। धूमिल की ऐसी कई पंक्तियां जनमानस के हृदय पर करारा आघात करती हैं और उन्हें यथार्थ से परिचित करवाती हैं। परंतु अफसोस की बात तो यह है कि जहां कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, रामधारी सिंह दिनकर, निराला जैसे कवियों से संपूर्ण विश्व भली प्रकार परिचित है, वहीं सुदामा पांडे धूमिल से साहित्य जगत के भी प्रेमी उनमें से कुछ ही लोग भली प्रकार जानते हैं। इसलिए इस कविता को सुनाने से पहले और उसका सारांश बताने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप उनको भली प्रकार जानें, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति को जाने उसके कविता के मर्म को भली प्रकार नहीं जाना जा सकता। धूमिल जी नए कवियों में एक जाने माने नाम थे और साठोत्तरी कविता के आकाश में एक धूमकेतु की तरह आए थे, परंतु अपने रचना कर्म के द्वारा बहुत ही जल्द इस साहित्य जगत के आकाश के जगमगाते सितारे बन गए। धूमिल जी का जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवनायक पांडे जो कि एक मुनीम थे और माता का नाम रजवंती देवी था जो घर बार संभालने का कार्य करती थी। पिता की मृत्यु 11 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। 1953 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले यह उस गांव के पहले व्यक्ति थे, अर्थात पहले किसी ने भी हाई स्कूल तक भी पास नहीं कर रखा था। इनका मूल नाम सुदामा पांडे था और उपनाम धूमिल था। 11 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु के पश्चात एक ही इस वर्ष के अंतराल पर इनका विवाह मूरत देवी से कर दिया गया। पिता के चले जाने से घर की पारिवारिक स्थिति ठीक ना रही और रोजी रोटी की तलाश में इन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता में इन्होंने लोहा ढोने का कार्य शुरू किया। मजदूर वर्ग के संपर्क में आने से, लोहा ढोने से इन्होंने बहुत करीब से पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, आम आदमी के हृदय में जो पीड़ा होती है, जो शोषण होता है इन दो वर्गों के बीच को, उसको इन्होंने अपनी आँखों से देखा और उसे महसूस भी किया। कुछ ही समय पश्चात इनके परम मित्र तारकनाथ को इनके वहाँ आने का पता चला तो इन्होंने इनकी नौकरी वहीं कलकत्ता में ही एक लकड़ी की कंपनी में लगवा दी। 10 फरवरी 1975 को हिंदी साहित्य के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले धूमिल जी की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हो गई। ये इतने साधारण व्यक्तित्व के थे कि इनके घर वालों तक को भी यह पता नहीं था कि यह एक महान कवि हैं। रेडियो प्रसारण के दौरान जब इनकी मृत्यु की खबर जनमानस में फैली तब घर के लोगों को यह पता चला कि यह एक बहुत बड़े स्तर के कवि भी थे। धूमिल जी जनमानस के प्रतिनिधि कवि थे और इनके विषय में आलोचक प्रियदर्शन जी ने भी कहा है कि मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय के बाद अगर इस जटिल समस्या को कोई आवाज़ देने वाला था तो वह केवल धूमिल था। मुक्तिबोध के समय में जो बम तैयार हुआ, रघुवीर सहाय के समय में वह टिक टिक की आवाज़ करने लगा और धूमिल तक आते आते वह फट गया। अर्थात ये भावनाएं, ये आम आदमी की आवाज़ शुरू से ही चल रही थी, लेकिन उसको बेबाकी से प्रस्तुत करने का साहस केवल धूमिल ने ही किया था। उन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी जो आम आदमी की समस्या को सामने लेकर आती हैं। इनके 3 काव्य संग्रह हैं। संसद से सड़क तक जो 1972 में आया, कल सुनना मुझे जो 1977 में आया, जिसे 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया, परंतु अफसोस की बात यह कि यह पुरस्कार उनके मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इनका तीसरा काव्य संग्रह है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो 1984 या 83 के लगभग आया था। संसद से सड़क तक इनका पहला काव्य संग्रह है जो राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने लगभग 25 कविताएं लिखी हैं और उन्हीं कविताओं में से एक अजीब
अभिव्यक्ति देने वाली, जनमानस के हृदय को उद्वेलित करने वाली, एक आम आदमी की समस्या को सामने लाने वाली, स्वतंत्रता के बाद मोह भंग होने वाली स्थिति को सामने वाली कविता है मोचीराम। तो चलिए, कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ पंक्तियों से मैं आपको परिचित करवाती हूँ। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूते के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उंगली की चोट को छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। चलिए, अब कविता का सारांश सुनते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो अवसरवादिता, आपाधापी और लूटमार हुई, वह भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है और इसकी वजह से जन सामान्य में एक जो मोहभंग उत्पन्न हुआ, गहरा असंतोष व्याप्त हुआ, उसी की कोख से नई कविता, विद्रोही कविता, अकविता आदि कविताओं का जन्म हुआ। धूमिल जी विद्रोही स्वभाव के कवि थे और उन्होंने अपनी कविताओं का विषय आम आदमी को ही बनाया है। आज की मोचीराम कविता जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, इसमें उन्होंने समाज के एक अत्यंत उपेक्षित दलित वर्ग के ही व्यक्ति को चुना है। इस कविता में मोचीराम और कवि आपस में संवाद कर रहे हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि कवि मोची के पास गया है और वहाँ जाकर उसकी आंखों में उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, उसे वह अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। मोचीराम कहता है कि मेरे लिए कर्म ही मेरा सर्वोपरि है। मेरे लिए कोई ना छोटा है ना बड़ा है, कर्म ही मेरी पूजा है। मेरे पास जो भी आता है मैं उसके जूतों की मरम्मत करता हूँ। यूँ लगता है कि मानो वह जूतों की मरम्मत के द्वारा पूरे समाज की मरम्मत करना चाहता है। उन 2 जोड़ी जूतों के द्वारा वह समाज के हर व्यक्ति की मरम्मत करना चाहता है और ये कहना चाहता है कि वाकई में प्रत्येक व्यक्ति को सुधार की आवश्यकता है या मरम्मत की आवश्यकता है। जैसे कि कविता के प्रारंभ में धूमिल ने कहा भी है, राबी से उठी आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और हंसकर बोला, एक बात कहूँ बाबूजी, मेरी नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए आदमी बस एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए तैयार है। मोची का कहना है कि आदमी छोटा होता चला जा रहा है और जूते के द्वारा ही उसकी पहचान बन रही है और वह अपनी विशिष्टता को स्वयं खोता चला जा रहा है। आदमी, जो व्यक्ति वुडलैंड ब्रांडेड जूता, वुडलैंड, रेड चीफ, नाइकी, एडिडास का जूता पहनता है, उससे व्यक्ति की पहचान बनती है कि वह पूंजीपति वर्ग का है या एक विशिष्ट समाज से संबंधित है। उसका कहना है कि वह जूते की मरम्मत करते समय, हर वर्ग के जूतों को मरम्मत करते समय यह ध्यान देता है कि इस जूते की मरम्मत में आखिर सबसे अधिक चोट तो एक आम आदमी ही खाता है और पूंजीपति वर्ग सिर्फ उनका शोषण ही शोषण करता है। इसलिए जब वह निम्न वर्ग के लोगों के जूतों को सीता है तो खास ख्याल रखता है। वह खास ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि बड़े लोगों के जूते सैर सपाटे के लिए होते, मौज मस्ती के लिए होते हैं, जबकि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति का जूता उसके पैरों को छालों से बचाता है। वह किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है क्योंकि सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति का या एक आम आदमी, यहाँ आम आदमी से तात्पर्य आम आदमी पार्टी से नहीं, एक कॉमन मैन, सामान्य जन से है कि उसका जो है जीवन यापन का मूल आधार रोटी, कपड़ा और मकान होता है, ना कि जूता होता है।
जूता एक विशिष्टता की पहचान बन गया है जो दलित वर्ग को या सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्गियों से दूर करता है। यही कारण है कि मोचीराम जब जूता सिलता है तो दलित वर्ग का या निम्न वर्ग के लोगों का जूता सिलते समय खासा ख्याल रखता है कि ये उनके जीवन का भी एक तरीके से आधार है। वह कहता है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं कोई अदद आदमी जरूर है। संबोधन शैली में लिखी गई इस कविता के माध्यम ने कवि ने संपूर्ण जनमानस का जांच पड़ताल किया है। मोचीराम कहता है कि उसके पास तरह तरह के व्यक्ति आते हैं और उनमें जो बनिए वर्ग का होता है, यहाँ बनिए वर्ग से तात्पर्य पर्टिकुलर किसी कास्ट से नहीं है, बल्कि बनिए से तात्पर्य एक व्यापारी वर्ग से है, एक पूंजीपति वर्ग से है, कि वह जब आता है तो जब काम करने के लिए देता है तो उस समय बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत अपने आप को दिखाने और दर्शाने की कोशिश करता है उस दलित वर्ग के व्यक्ति को कि वह से कहीं ऊंचा है। वह कहता है, इसे ठीक से पॉलिश करना, यहाँ जूता बांधो, वहाँ जूता बांधो, यहाँ पे ठीक से आपने पॉलिश नहीं की, यहाँ पे चमक नहीं आई, रापी ठीक से चलाइए, ओफो ऐसे कर दिए। फिर अपनी जेब से रुमाल निकालता है और पोंछते हुए कहता, ओफो कितनी गर्मी हो रखी है, ये मौसम भी रहने, यानी शो करने के तरीके की एसी के सिवा वो कहीं रह नहीं सकते। वो जताने का प्रयास करते हैं कि वह बहुत उच्च वर्ग के हैं, लेकिन अपनी तुच्छता उसी समय दर्शा देते हैं जब उन्हें पैसा देना होता है। पैसों के नाम पे वो 2 सिक्के फेंक के चले जाते हैं और ये भी कहते, यार तुमने तो हमें ठग लिया, बहुत पैसे ले लिए, ढंग से काम भी नहीं किया और इतने पैसे रख लिए। और चुपचाप वह मजदूर वर्ग उसे देखता रहता है और कुछ कह नहीं पाता है। अक्सर हमने भी यह देखा है कि चाहे मध्यम वर्ग का भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो होटल रिजॉर्ट्स में जाता है तो वहाँ टिप देने के चक्कर में, स्वयं को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने यथार्थ को, अपनी वास्तविकता को, अपने अस्तित्व को खो देता है और वहाँ पर पैसे ना होते हुए भी, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को उस समय ख्याल ना करते हुए भी वह वेटर को खाने से ज़्यादा टिप्स दे के आता है। लेकिन वहीं जब रिक्शे वाले को किराया देना होता है या किसी दलित या गरीब मजदूर को देना होता है तो 10 बार काम को निहारता है और उसके बावजूद भी 50 की जगह अगर किराया हुआ है तो 45 ले लो यार, चलो 5 रुपए में क्या होता है, उसका तो बहुत कुछ होता, आपका भले ना हो। इन्हीं सब यथार्थ को मोचीराम के माध्यम से उन्होंने परिचित किया है कि किस प्रकार एक बनिए वर्ग का व्यक्ति गर्मी को दिखाता है, बार बार उसे डांटता है कि इधर पॉलिश करो, उधर पॉलिश करो, ऐसे करो, वैसे करो। इसके पश्चात मोचीराम कहता है कि मेरी नज़र में अगर जीवन में कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण से तात्पर्य कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, प्रामाणिक लक्ष्य नहीं है, तो उसका जीना ही व्यर्थ है। वो कहते हैं कि राम नाम को बेचकर या राम नाम धर्म कर्म कर भी और रंडियों की दलाली में भी कोई अंतर नहीं उसकी नज़र में, यदि आपका जीवन प्रामाणिक नहीं है, अस्तित्ववादी नहीं है, जनमानस के दुख को समझने वाला नहीं है। वह कहते हैं, अगर जिंदा रहने के पीछे कोई प्रामाणिक तर्क नहीं है तो मेरी नज़र में राम नामी बेचकर और रंडियों की दलाली करके रोजी रोटी कमाने में भी कोई फर्क नहीं है। धूमिल जी मोचीराम के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग पर भी करारा आघात करते हैं, प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि जब आम आदमी अपनी इच्छाओं के लिए जो सत्ता प्राप्ति के बाद देश के शासन वर्ग ने जो वादे किए थे वो फलक पर सही नहीं उतरते हैं, यथार्थ पर सामने नहीं आते हैं, तो आम आदमी संघर्ष करता है, आंदोलन करता है। लेकिन कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो उनके एजेंट होते हैं उस गर्म लोहे को ठंडा कर देते हैं और अपनी बातों के द्वारा उनको गुमराह कर देते हैं। यह पापी पेट है, थोड़ा सा स्वार्थ देकर, थोड़ा सा लोभ देकर उनको सही मार्ग से विचलित कर देते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर पाता। उन्हें थोड़ा सा लाभ दे दिया जाता है और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और आंदोलन को रोक देते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ
कि पहले हमारा देश गोरों का गुलाम था और आज इन काले व्यक्तियों का गुलाम है। अगर कुछ बदला है तो समय बदला है, लोग बदले हैं और ये पूरा देश दो भागों में विभाजित हो गया है। तार के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखने को मिलता है और जहाँ के तहाँ जैसी व्यवस्था थी वैसी ही पड़ी हुई है। इनकी बातों से मुझे दुष्यंत जी की 4 लाइनें याद आ रही हैं, जो धूमिल की व्यथा को या आम आदमी की व्यथा को एकदम स्पष्ट करता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसी के साथ मैं इस कविता का सारांश समाप्त करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप फिर भी एक एक पैराग्राफ का अर्थ मुझसे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और आशीर्वाद प्रदान करिए। धन्यवाद।